नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके अपने इस परिवार में। और अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 में एग्जाम क्रैक करके एक नौकरी चाहते हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ की बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सटीक रणनीति जिसके द्वारा आप अगर पढ़ाई करते हो तो आप अपने पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हो। मैं यहां पर इस वीडियो में कोई पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूं या पीपीटी में नहीं बता रहा हूं। एक एक चीज मैंने सोच समझ के लिखी है कि आपको कब कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कब आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने चाहिए, कब आपको मॉक टेस्ट के बाद में एनालिसिस कैसे करते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना समय देते हैं, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जो एसएससी सीजीएल के बारे में आप सबको जानना जरूरी है और ये चीजें आपको एक मोटिवेशन दे रही होगी। सबसे पहले बता दूं यहाँ पर हर साल लगभग 15,000 वैकेंसी होती है जो एसएससी सीजीएल में हर साल आती है। 15,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, सफिशिएंट वैकेंसी होती है। अब इन 15,000 वैकेंसी में दो टाइप की पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और वो होती है बी और सी टाइप की। अब इन बी और सी टाइप की पोस्ट में भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, कौन कौन सी बेहतरीन पोस्ट होती है, बता दूं आपको। जैसे कि आप देख रहे होगे, आपके सामने लिखा हुआ भी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर भी बोलते हैं यहाँ पर, प्रिवेंटिंग ऑफिसर होती है, एग्जामिनर होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए में भी होता है, आपके सेंटर में भी होता है। यहाँ पर आपका सीबीआई या एनआईए में सब इंस्पेक्टर यहाँ से बनते हैं, ऑडिटर यहाँ से बनते हैं, टैक्स असिस्टेंट यहाँ पे बनते हैं। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, डायरेक्ट भर्ती होते हैं, वो सारे के सारे एसएससी सीजीएल के थ्रू जाते हैं। अगर कहूं तो टोटल 26 टाइप की पोस्ट यहाँ पर होती है। सैलरी भी बहुत बेहतरीन होती है। यहाँ पर इसकी जो सैलरी है वो 60,000 से 90,000 के बीच में होती है। यानी कि डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर, जो पोस्ट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी सैलरी आपको कितने मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं 2026 के लिए, एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, वो नोटिफिकेशन आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग या एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है वो जून महीने में होने वाला है, जून 2026 में प्री। और जो मेंस की उम्मीद लगाई जा रही है वो आपका सितंबर महीने में हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें, अभी आपका जनवरी समाप्त हुआ है, तो 5 महीने के आसपास आपके पास प्री के लिए है और लगभग आपके पास 8 से 9 महीने के आसपास आपके पास मेंस के लिए है। हम इसी अकॉर्डिंग बात कर रहे होंगे, इन्हीं समय के अकॉर्डिंग। ध्यान से बात समझना। अब हम इस वीडियो में क्या क्या आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसकी कट ऑफ कितनी जाती है। दूसरी चीज, अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो 2026 में एसएससी सीजीएल में आपका सेव स्कोर क्या होना चाहिए, आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं कि व्हाट नॉट टू डू, यानी कि क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, पेपर में सिलेक्शन के लिए क्या करना है ये तो मायने ही रखता है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं ये भी मायने रखता है। इसके साथ साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि हमें सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो चीजें हमारा समय वेस्ट कर रही होगी, उन चीजों को हमें थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा अगर हमें सिलेक्शन लेना है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो यहां पर आपके दो एग्जाम इसमें होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। प्री क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसमें आपकी मेरिट लिस्ट तो बनती है, कट ऑफ तो लगती है, लेकिन आपके नंबर मेंस में यानी कि आपके फाइनल सिलेक्शन में नंबर नहीं जुड़ते हैं। जो फाइनली मेरिट बनती है, जो फाइनली सिलेक्शन होता है, वो इस मेंस के बेस पर होता है। यानी कि मेंस एग्जाम में आपका कितना नंबर आ रहा है, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी। इस मेंस के साथ में आपके दो एग्जाम और होते हैं, एक कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है और एक यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है। डिटेल में इनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्या होता है, आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये आपको हर बच्चे को पास करना जरूरी है। अगर आप पास नहीं कर रहे हो, इसकी मेरिट में आप कितने भी नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और 2025 में देखा गया है कि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा बच्चे फेल हो गए, क्योंकि जो सोचा था उससे थोड़ा सा लेवल ज्यादा आ गया। अब यहां पे मैं बात करता हूं कि जो प्री एग्जाम है उसमें क्या होता है,
उसमें 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। एक मैथ्स पूछा जाता है, एक आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, एक आपका जीएस पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। ये चारों सब्जेक्ट में यहां पर आपके 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल 50 नंबर का एक सब्जेक्ट आता है। यहां पर टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं, यानी कि आपकी जो कट ऑफ लग रही होगी प्री की, वो 200 नंबर में से लग रही होगी। अब इस 200 नंबर में से जब लग रही होगी तो नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर ये होती है कि 0.5 मार्क्स ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो मेरे भाई आपका आधा नंबर माइनस हो जाएगा। अब यहां पे आपको टाइम कितना मिलने वाला है इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए? 60 मिनट। तो सोचो आपके यहां पे अगर 60 मिनट में आप 100 क्वेश्चन करने जा रहे हो, जिसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीके भी है, तो आपको दो चीजें जरूरत पड़ेगी, एक स्पीड की और एक एक्यूरेसी की। और दोनों चीजें कब आएगी? जब आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी। स्पीड भी तभी आएगी और एक्यूरेसी भी तभी बनेगी। दूसरी चीज, यहां पे सर अगर हम इस प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और हम जनरल कैटेगरी से, देखो मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी से, क्योंकि डिपेंड करेगा फिर उसके बाद में ओबीसी की उससे कम हो जाएगी, एससी एसटी की उससे कम हो जाएगी, तो हम जनरल की बात करें तो आपको मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम 150 प्लस टारगेट करना चाहिए। अब देखो मैं 150 प्लस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2024 में आपकी 150 प्लस कट ऑफ गई थी। 2025 में जो आपका एग्जाम लेती थी वो एडिक्विटी ने लेना स्टार्ट किया, तो वहां पे थोड़ा सा कट ऑफ में चेंजेस देखने को मिला। और चेंजेस देखने को इसलिए मिला कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए और थोड़ा सा क्वेश्चन में गलतियां भी थी। तो यहाँ पे वो 137 के आसपास आपकी कट ऑफ चली गई, लेकिन फिर भी आप टारगेट स्कोर करना 150 प्लस। अब आपके पास समय कितना है? आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ से 4 से 5 महीने, मैं मान लेता हूं, मान लो 5 महीने का समय हमारे पास है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जून के स्टार्टिंग में ही पेपर स्टार्ट हो जाए। यानी कि आपके पास 150 डेज का टाइम है इस प्री के लिए। इस प्री के लिए 150 दिन का टाइम है, 120 से 150 दिन, पर फिर भी मैं 150 मान रहा हूं, 5 महीने। अब इस 5 महीने में आपको इस प्री के लिए आपको तैयार होना है, और प्री के लिए तैयार होने के लिए आपके पास जो समय है, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपके पास 1200 घंटे, और मैं बोलता हूं 1200 घंटे मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपको इस प्री को निकालने के लिए, अगर 1200 घंटे पढ़ते हो लगातार। अब ध्यान से बात को समझना, थोड़ा सा आगे हम चीजों को और बढ़ते हैं। अब हम मेंस के बारे में एक बार जानते हैं। स्ट्रेटेजी तो मैं आपको पूरी की पूरी बताऊंगा। मेंस एग्जाम यानी कि टायर 2। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना मेरे भाई, इस मेंस के एग्जाम के बेस पर बनती है। अब इस मेंस में क्या होता है? मेंस में आपका दो पार्ट में एग्जाम होता है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में जो पार्ट 1 वाला सेक्शन होता है उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। 30-30 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट के होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, दोनों 90-90 नंबर के हो गए, और टाइम मिलेगा 60 मिनट। तो यहां भी आपको मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 60 मिनट में। तो आप समझ सकते हो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर कर रही होगी। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आपकी इंग्लिश आएगी और जीएस जीके आएगी। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे और जो आपके जीएस जीके के होंगे 25 क्वेश्चन होंगे। 45 क्वेश्चन 135 नंबर के, 25 क्वेश्चन आपके 75 नंबर के, टोटल 60 मिनट समय आपको यहां पे मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन 70 हो जाएंगे, 60 मिनट समय मिलेगा। तो यहां पे ये टाइम सफिशिएंट रहता है, क्योंकि इंग्लिश में और जीएस में इतना समय नहीं लगता जितना मैथ्स में और रीजनिंग में समय लगता है। अब आप देखोगे इसमें आपके टोटल 130 तो क्वेश्चन हो गए और टोटल 390 नंबर हो गए। यानी कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 390 नंबर में से बनेगी। अब इस 390 नंबर में से अगर आप चाहते हो कि आपका 100% सिलेक्शन हो, तो आपको यहां पे टारगेट करना है 350 प्लस। अच्छा, ये मैं 350 प्लस बोल रहा हूं आपको 2024 के अकॉर्डिंग, 2024 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप 2025 की कट ऑफ देखोगे तो वो डाउन होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 340 प्लस भी आपका स्कोर चल जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा आपके पेपर के लेवल पर। ठीक है, तो यहां पे इसकी कट ऑफ कम क्यों हो रही होगी? क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा बच्चे फेल हो गए। अब इसके बाद में आपका एक कंप्यूटर का पेपर होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, ये सेम डे होगा, और 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होगा, और यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग करना होगा। क्वालिफाइंग मतलब 33% पे आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा, परसेंटेज अलग अलग है। अब फिर होता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में आपको 200 की आपको प्रेस करनी पड़ेगी, की स्ट्रोक बोलते हैं जिसको, जो 15 मिनट में करनी है। अगर कहा जाए आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होगी। नॉर्मल स्पीड है। आपको कोई भी बच्चा अगर 10-15 दिन प्रैक्टिस करता है
तो वो इस टाइपिंग टेस्ट को पास कर सकता है। इतना टफ नहीं है कि इसको पास नहीं किया जा सकता। मेन है यहाँ पे आपका टारगेट स्कोर 340 प्लस। अब देखो बड़े ध्यान से, अब आपको क्या करना है। पहली चीज आपको डिसाइड करना है, आपका गोल सेट करना है। गोल सेट कैसे करना है? सर मैं 2026 में सिलेक्शन लूंगा या 2027 में सिलेक्शन लूंगा। ठीक है, यानी कि अगर आप थोड़े से वीक बच्चे हो तो 2026 टारगेट मत करो, क्योंकि इतना समय नहीं है। अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप एवरेज से ऊपर हो, देखो एक ये बिलो एवरेज वाले, तो 2027 को टारगेट करना, क्योंकि समय वेस्ट नहीं करना है। और जो एवरेज से थोड़े से एवरेज या एवरेज से ऊपर है, वो 2026 को टारगेट कर सकते हैं। तो जो 2026 को टारगेट कर रहे होंगे उनके पास 7 से 8 महीने का समय टोटल, मेंस तक का। प्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेंस तक की बात कर रहा हूं। और जो 2027 को टारगेट कर रहे होंगे उनके पास 17 से 18 महीने समय है। देखो इनकी तो टेंशन छोड़ दो, इनके पास तो काफी समय है, लेकिन स्ट्रेटेजी यही अपनानी है आपको भी। स्ट्रेटेजी यही अपनानी है, भूलना नहीं है, इसी तरीके से आपको अपनाना है। अब देखो पहली चीजों को समझना, आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए मैंने बताया था 150 नंबर आपको टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं प्री के लेवल की बात करूं, इजी टू मॉडरेट होता है। इजी टू मॉडरेट होता है। जब इजी टू मॉडरेट प्री का लेवल होता है तो इसका मतलब यहां पे हम इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखा जाए, बहुत बार देखा जाता है, बहुत बार क्या 90% यही होता है, जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनके मैथ्स में पूरे नंबर आ रहे होते हैं, रीजनिंग में पूरे नंबर आ रहे होते हैं। ये दो सब्जेक्ट तो ऐसे हैं पूरे नंबर आ रहे हैं, यानी कि 50, 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50। यहां पे मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड के हो, आप हिंदी बैकग्राउंड के हो या इंग्लिश बैकग्राउंड के हो, मैटर नहीं करता है। दोनों तरह के बच्चे यहां पे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन जो बच्चा यहां पर हिंदी बैकग्राउंड का है तो उसको तो 45 टारगेट करना चाहिए, 45 प्लस स्कोर करना चाहिए, 40 या 45। लेकिन जो इंग्लिश बैकग्राउंड का है वो यहाँ पे 50 प्लस ही, अपना पूरा का पूरा 50 ही स्कोर करे, यानी कि 50 में से 50 लाने की कोशिश करे। वो बहुत सारे बच्चों के 50 में से 50 आते हैं, तो लेकिन फिर भी अगर 50 में से 50 नहीं ला पा रहा तो 45 तो लाने की कोशिश ही करे। इसलिए बोल रहा हूं अंग्रेजी में मेहनत करना, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश के 135 मार्क्स है, सबसे ज्यादा मार्क्स मेंस में इंग्लिश के आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जीएस जीके में अगर आप 30 प्लस भी टारगेट कर लेते हो तो सफिशिएंट है। आप इस तरीके से 175 प्लस स्कोर कर पा रहे हो। और आपको टारगेट कितना करना है? आपको टारगेट करना है 150। सोचो 150 टारगेट करना है, इस तरीके से आप 175 कर पा रहे हो। और कहीं अगर आपको इस टारगेट में ऊक चूक होती है, नंबर कम होते हैं, देखो ज्यादा हुए तो अच्छी बात है, नंबर कम होते हैं तो फिर भी आपके 25 नंबर कम है 150 का टारगेट, जहां पे आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, अगर आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट करो तो ध्यान से बात समझना, कुछ पॉइंट समझना। देखो पहली चीज, जो प्री होता है और जो मेंस होता है उसकी प्रिपरेशन सेम है। प्रिपरेशन सेम क्यों है? क्योंकि भाई सिलेबस सेम है, लगभग 95% सिलेबस सेम है। 5% सिलेबस डिफरेंस मैथ्स के कुछ टॉपिक मेंस में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हुआ, है ना, स्टैटिक्स हुआ, वो मेंस में पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप सेम सिलेबस है, आपको सेम सिलेबस करना है प्री और मेंस के लिए। ऐसा नहीं करना है कि पहले प्री के लिए और फिर मेंस के लिए। देखो आप देखोगे, जब आप कोर्स परचेज करने जा रहे होंगे या किसी कोचिंग में पढ़ने जा रहे होंगे तो आपको बोला जाएगा प्री का बैच, मेंस का बैच। तो आप वहां पे प्री और मेंस के खेल में मत उलझना। आप मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीके के खेल में उलझना। मतलब जहां भी आपको करना है मैथमेटिक्स का पूरा बैच करना है, चाहे वो प्री और मेंस का दोनों का साथ होना चाहिए। इसलिए रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी और जीके का भी। अच्छा, इस चीज को भी समझना है कि आपको लेंदी कोर्स को स्किप करना है। लेंदी कोर्स, लेंदी कोर्स का मतलब क्या है? आप समझ रहे हो, आपका पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, प्री इजी ही होता है और मेंस भी इजी टू मॉडरेट होता है, यानी कि ज्यादा बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते, बहुत टफ लेवल नहीं आता है। यहां पर अगर आप लेंदी कोर्स कर रहे होंगे तो आप यहां पर अपना कोर्स ही पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने देख रहा हूं कि मैथ्स का कोर्स 600 घंटे में कराया जा रहा है, आपका इंग्लिश का कोर्स 300 घंटे में कराया जा रहा है। भाई नहीं, इन कोर्स को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम का वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी का वेस्ट होगा।
इससे आप चीजों को रटने में ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। रटने में कैसे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे? एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन कराए जा रहे होंगे, 20-20 क्वेश्चन। अरे टाइम वेस्ट हो रहा है। जब एक टाइप का एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो खुद प्रैक्टिस करो, उस समय को यूटिलाइज करो अपनी प्रैक्टिस करने में। तो आपको टारगेट करना है ऐसे कोर्स जो कम समय में कंप्लीट हो रहे हो, छोटे कोर्स। ठीक है। दूसरी चीज, हमेशा अपना गोल रिमेंबर रखना, यानी कि आपका एम क्या था, आपने क्या सेट किया था 2026 या 2027। 2027 किया था तो समय ही समय है, लेकिन 2026 किया था तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब हम बात करते हैं क्रैक सीजीएल इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप में क्रैक करना है? 3 स्टेप में क्रैक करना है। अब वो 3 स्टेप क्या है आप देखोगे, आपको मैंने बता ही दिया मेंस में क्या करना था। अब देखो ध्यान से, आपको सबसे पहला स्टेप है आपको कंप्लीट योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपने सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं किया तो आप 80% या 85% स्कोर कभी भी टारगेट नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं 90% बच्चे ऐसे हैं जो अपना सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाते और इनका सिलेक्शन भी कभी नहीं होता। उनको 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं और सिलेबस ही पूरा नहीं किया। तो सोचो, अगर 100% सिलेबस नहीं किया तो 85% स्कोर या 80% स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इतनी ही जाती है। इसके बाद में जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो, सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ ये दोनों काम आपको साथ साथ करने हैं, प्लस करने हैं एक साथ। एक साथ का मतलब क्या है? जैसे आप जिस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट कर दो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप यहां पर 3 साल के क्वेश्चन भी सफिशिएंट होते हैं। 3 साल के क्यों? क्योंकि 3 साल में 2024 और 2023 के तो आ जाएंगे आपके टीसीएस बेस वाले क्वेश्चन, और 2025 के आ जाएंगे आपके एडिक्विटी बेस वाले क्वेश्चन। तो यहां पर एडिक्विटी टीसीएस वाले तो आपको हर जगह मिल रहे होंगे, एडिक्विटी वाले क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे। आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप एडिक्विटी बेस वाले क्वेश्चन चाहते हैं, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, दिल्ली पुलिस के, इन सब के, तो आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम है स्मार्ट विंग्स। यानी कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं आपको दिखा भी दूं, आप यहां पर देख सकते हो, आपको ये ज्वाइन कर लेना है। इस पे आपको जो ये पेपर हुए थे, इन पेपर के सारा कंपाइलेशन मिल जाएगा, यानी कि जो बच्चों की आंसर की आती है वो आंसर की आपको मिल जाएगी। उसमें आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। बहुत जगह मैथ्स के तो टाइपिंग फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। अब ये दोनों काम आपको एक साथ करने हैं, सिलेबस कंप्लीट प्लस प्रैक्टिस। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में क्या ध्यान देना है? पहले तो आप जब आपका कोर्स कंप्लीट ना हो, मॉक टेस्ट दो बुक से। किससे दो? बुक से देना स्टार्ट करो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट मत दो। और बुक से भी कब दो? जब आपका 50% कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद दो। अब मैं 50% कोर्स को क्यों बोल रहा हूं मेरे भाई? क्योंकि अगर आप 50% सिलेबस ही कवर नहीं किया तो 50% से कम स्कोर आ रहा होगा, उस मॉक टेस्ट को देखकर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो जब 50% आपका मॉक कंप्लीट हो जाए उसके बाद बुक से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। सीधा सीधा फोन में जाके मॉक टेस्ट खोल के देना स्टार्ट मत करो। उसके बाद में जैसे ही आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट हफ्ते में एक देना, वीक में एक मॉक टेस्ट देना, ठीक है। जैसे ही आपका 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप कंप्यूटर पे या मोबाइल में आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो और वीक में 2 मॉक टेस्ट दो। कितने मॉक टेस्ट दो? वीक में 2 मॉक टेस्ट दो, बस 2 ही देना है। फिर उसके बाद में आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जिस दिन 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप 2 दो, 1 दो, रोज 3 दो, आपकी मर्जी, जितने देना चाहो उतने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके पास 2 ही काम होते हैं, रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। तो रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट ही करनी है। जैसे ही 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 2 दो, 3 दो, 1 दो, रोज दो, कितने भी दो। लेकिन इसके साथ साथ में देखो, पहले तो आपके पास वो टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप फ्री हो जाओगे सिलेबस से तो आपके पास टाइम होगा। तो आप एक नोटबुक मेंटेन करना। आप बोलोगे नोटबुक मेंटेन क्यों करनी है? ये नोटबुक में वो क्वेश्चन आपको डालने हैं, जैसे मैथमेटिक्स के हुए, रीजनिंग के हुए, इंग्लिश के हुए, जो आपने अपने सिलेबस के दौरान नहीं पढ़े, या आपको लग रहा है सिलेबस के दौरान तो पढ़ लिए लेकिन मैं भूल जा रहा हूं बार बार,
तो उन क्वेश्चन की अलग से एक नोटबुक मेंटेन करनी है आपको। अब देखो यहां पर कंप्लीट कोर्स करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज मैंने आपको बता ही दिया, अवॉइड लेंदी कोर्स, आपको लेंदी कोर्स को अवॉइड करना है। दूसरी चीज, आपको यहां पे दो से ज्यादा सब्जेक्ट से, दो या दो से ज्यादा टीचर से कभी भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि दोनों के आपके समझाने का तरीका अलग अलग होगा, दोनों के कंसेप्ट अलग अलग होंगे और आप उन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूज होने के बाद में सारा का सारा पढ़ा हुआ गुड़ गोबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरे की बुराई कर रहा होगा, दूसरा पहले की बुराई कर रहा होगा, और फिर जैसे ही आप इन चीजों में जाओगे तो यहां पे आप एक वर्ड आएगा कंट्रोवर्सी, आप इन टीचर की कंट्रोवर्सी में फंस जाओगे और आपका ज्यादातर समय इस कंट्रोवर्सी की वीडियोस देखने में चला जाएगा। आपको यहां पे तीसरा क्या करना है, आपको अवॉइड करना है सोशल मीडिया। आपको अवॉइड करना है मतलब आपको टेलीग्राम तो रखना है क्योंकि वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी, व्हाट्सएप भी आपको फैमिली के लिए कभी कभी यूज करना पड़ेगा, लेकिन इंस्टाग्राम हुआ, स्नैपचैट हुआ, फेसबुक हुआ, इन सारे सोशल मीडिया को क्या कर देना है, टाटा बाय बाय बोल देना है और फोन से जाके अनइंस्टॉल मार देना है। तभी डाउनलोड करना है जब जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद में यहां पे आपको जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको डेली टारगेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? डेली टारगेट बनाने हैं। छोटे 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 टारगेट बनाओ और उनको अचीव करो। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, मान लो पजल पढ़ना स्टार्ट किया रीजनिंग का, तो भाई आपने बनाया कि कल मैं पजल पढ़ूंगा, पजल को कंप्लीट पढ़ लूंगा, 2 घंटे का लेक्चर होगा, पजल को कंप्लीट पढ़ लूंगा और पजल को पढ़ने के बाद में मैं उसके 50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रिवीजन कर लूंगा। इंग्लिश में मुझे भाई 100 क्वेश्चन करने हैं एरर वाले, वो मैं कर लूंगा। मैथ्स के मुझे मान लो रेशो टॉपिक के 2 घंटे की वीडियो देखनी है, 100 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने हैं, एक मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या करना, टारगेट डेली सेट करना। उसके बाद में यहां पर कुछ चीजों को और ध्यान रखना, अपने आप को दूसरों से किसी से भी कंपैरिजन मत करना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं? कुछ बच्चे तो डिमोटिवेट होते हैं। कैसे डिमोटिवेट होते हैं? भाई एक बच्चा, सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं होता, आप समझते हो। अगर एक बच्चे का आईक्यू लेवल ज्यादा है तो वो आपसे ज्यादा एफर्ट्स लगा सकता है, ज्यादा पढ़ सकता है, सिंपल सी बात है। किसी का कम है तो वो कम पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे दो तरीके से कंपेयर करते हैं, एक तो डिमोटिवेट वाले जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। भाई दूसरे वाला नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, इसके नंबर 50 आ रहे हैं, मेरे भी 50, मेरे 51 आ रहे हैं तो इससे तो ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, आपको 51 नहीं करने, आपको अपना टारगेट पे जाना है, 150 पे, 150 पे, 160 पे, 170 पे, उस टारगेट पे जाना है। तो तब तक अपने आप को किसी से कंपेरिजन नहीं करनी है। और यहां पर ध्यान रखना, जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो ये आपको जरूर करना है। ये क्या है? ये आपका है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनाने, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी जीके हो, कुछ भी हो, आपको उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो वही नोट्स आपका हेल्प करेंगे। एक एक दिन में, दो दो दिन में, तीन तीन दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस, किसी भी सब्जेक्ट को पूरा का पूरा पढ़ने में वही नोट्स हेल्प करेंगे। अपने हैंड रिटन नोट्स, किसी टॉपर के नोट्स नहीं लेने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि आपका और टॉपर का सोचने का तरीका, आईक्यू लेवल अलग अलग है। हर बच्चा टॉपर नहीं होता है, टॉपर एक ही होता है। उसके जैसा सोचना में समय लगता है और समय हमारे पास अभी इतना नहीं है कि हम समय को वेस्ट करें। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक बात का और हमेशा ध्यान रखना कि आपको उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। जब एनालिसिस करोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में, सब्जेक्ट में हम वीक हैं, क्या हमने वो टॉपिक पढ़ा है, या हमने उस टॉपिक में कोई पार्ट है या कोई भी कंसेप्ट है वो हमारा अधूरा है। तो उन चीजों को आपको पढ़ना है, वो पता चलेगा एनालिसिस से। एनालिसिस इतना ही जरूरी है जितना मॉक टेस्ट देना जरूरी है, और एनालिसिस ही हेल्प करेगा आपको ये नोटबुक मेंटेन करने में। ओके, आगे देखो ध्यान से। अब ये तो हो गया हमारा। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। किसके बारे में? मैथ्स के बारे में। अच्छा, मैथ्स के बारे में जब आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ रहा है, आपको बस चीजों को समझना है।
जब आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करो तो आप एक बात को समझ लेना, सबसे पहले यहां पे आप एक टीचर को चूज करना। क्यों चूज करना है टीचर को? क्योंकि आपको यहां पर ये टीचर जो है ना, जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होगा या इंग्लिश पढ़ा रहा होगा या आपको रीजनिंग पढ़ा रहा होगा, जीके या जीएस पढ़ा रहा होगा, उस टीचर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। और उस टीचर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा तो इसका मतलब उस टीचर की सारी बातें आपको समझ में आती होगी या आनी चाहिए। अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे दूसरों से सजेस्ट करते हैं कि भाई किससे मैं पढूं। मैंने फिर बोला, सबका सोचने का तरीका, समझने का तरीका या समझाने का तरीका अलग अलग होता है। आपको मैच किससे कर रहा है, आपकी वाइब्स सेम कैसे हो रही है, इसके लिए आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप 8 से 10 अलग अलग टीचर के सेम लेक्चर लेके देखो, सेम चीजें आप पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज यहां पर अगर मैं आपको बात करूं कि आप फ्री यूट्यूब से पढ़ सकते हो। बहुत सारे, एक नहीं लगभग सभी टीचर है जिन्होंने यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रखा है। सब टीचर के पेड कोर्स है, सब टीचर के पेड कोर्स है। तो चॉइस आपकी है, आपको फ्री यूट्यूब पे पढ़ना है और पेड कोर्स में पढ़ना है। अब पेड में भी ध्यान रखना, पेड में भी दो तरह के कोर्स होंगे, एक रिकॉर्डेड होगा और एक होगा लाइव। अब ये बात ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि आपका 5 से 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो पहली बात इस लाइव को भूल जाना। बच्चे इस लाइव के पीछे भागते हैं, लाइव में समय वेस्ट होता है। आपको लाइव नहीं देखना है, आपको देखना है रिकॉर्डेड कोर्स। रिकॉर्डेड कोर्स आपको देखना है जो कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स के ऊपर। आप 2 घंटे क्लास देखना चाहते हो, 3 घंटे देखना चाहते हो या 4 घंटे देखना चाहते हो। साथ के साथ आपको कभी भी, मान लो मैथमेटिक्स की बात करें, 600 घंटे वाला कोर्स आपको कभी नहीं लेना, फालतू की चीजें पढ़ाई जा रखी होगी। 400 घंटे वाला कोर्स आपको कभी नहीं लेना, फालतू की एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा होगा। क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि देखो, इस 600 घंटे के लेक्चर को 1 घंटे का, ध्यान से समझना, 1 घंटे के लेक्चर को आप 1 घंटे में देखोगे। उसके बाद में आधा से पौना घंटा नोट्स बनाने में लगेगा। कितना घंटा लगेगा? आधे से पौना घंटा नोट्स बनाने में लगेगा। तो आप सोचो, यहां पर अगर 1.5 घंटे भी लगाऊं तो टोटल 900 घंटे में तो मैथ्स मैथ्स कंप्लीट होगा। कब प्रैक्टिस करोगे, कब रिवीजन करोगे? आपके पास इन 5 महीने में समय कितना था? समय था 1200 घंटे। समय था 1200 घंटे, समझो इस बात को। और फिर दूसरी चीज, वो कोर्स 5 महीने में समाप्त ही नहीं होगा। अगर डेली आपकी 1.5 घंटा भी या 2 घंटे भी क्लास हो रही है, 2 घंटे भी क्लास हो रही है, तो 300 दिन लग रहे हैं। वो 5 महीने में कोर्स ही समाप्त नहीं होगा, 1 साल में कोर्स समाप्त होगा। और 1 साल में स्थिति ये हो जाएगी, गधे बन जाओगे, गधे। 1 साल कंटिन्यू पढ़ना, खुद को झोंके रखना, रोके रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां पर आप कोशिश करना, आपको 300 घंटे में कोई कोर्स करा रहा हो, 200 घंटे में कोर्स करा रहा हो, तो उस कोर्स को आप जाके देख सकते हो। दूसरी चीज, अब यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, आप हमारे जो स्मार्ट विंग्स है, जो स्मार्ट विंग्स है, आप इस पे भी जाके, है ना, आप देख सकते हो। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप स्मार्ट विंग्स पे भी जाके आप देख सकते हो, एक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। जैसे मान लो ये हमारा स्मार्ट विंग्स का है, आप देखोगे यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में आप देख रहे हो ये एसएससी जीडी का फुल कोर्स है, ठीक है ना, एसएससी जीडी का फुल कोर्स है। और मैं खुद सब इंस्पेक्टर था, इसलिए मेरा फोटो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर में की वर्दी में लगा हुआ है। इसके साथ साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं एसएससी के। साथ के साथ में कंप्लीट कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, देखो ये रहा। अच्छा, ये कोर्स अभी चल रहा है, 60 डेज क्रैश कोर्स। अच्छा, 60 डेज क्यों है? क्योंकि इसमें 1.5 घंटे की भी क्लास है ना, और 2-2 घंटे की भी क्लास है, और अर्थमेटिक का 60 डेज है, यानी कि अर्थमेटिक को 100 घंटे में मैं लगभग कवर करा दूंगा आपको, 100 घंटे में। उसके बाद में हम एडवांस मैथ का स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहो तो आप यहां से भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अपने भाई को, दोस्त को, किसी को प्रेफर करना चाहो, उनको भी प्रेफर कर सकते हो। तो आप इसको यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखना ध्यान से, जब आप मैथ पढ़ना स्टार्ट करो तो कुछ चीजों को आपको समझना है। सबसे पहले आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, आपको अपना स्ट्रोंग करना है, बेसिक। बेसिक स्ट्रोंग करना है। बेसिक कैसे स्ट्रोंग होगा? आपको यहां पर कम से कम 30 तक के टेबल आते हो, आपको 50 तक के स्क्वायर आते हो,
30 तक के क्यूब आते हो और ये टिप्स पे आते हो मेरे भाई, किस पे आते हो? टिप्स पे आते हो, तो हम यहां पर मानेंगे बेसिक है। आपको डिविजिबिलिटी रूल आता हो, विभाज्यता के नियम आते हो, यूनिट डिजिट आता हो, डिजिटल सम आता हो, अप्रोक्सीमेशन आता हो, इस बेसिक के बिना, देखो ध्यान से, इस बेसिक के बिना मेरे भाई मैथ्स को पढ़ना बेकार है। क्यों पढ़ना बेकार है मैथ्स को? क्योंकि जब भी टीचर आपको क्वेश्चन समझा रहा होगा तो वो इनका किसी का भी यूज कभी भी कर सकता है। पहले हो सकता है कि पहले क्वेश्चन में ही वो यूनिट डिजिट का यूज कर दे, पहले क्वेश्चन में वो डिजिटल सम का यूज कर दे, पहले क्वेश्चन में कहीं स्क्वायर क्यूब या टेबल आ रहा हो, और टेबल तो हर क्वेश्चन में आएगा, अर्थमेटिक की हर क्वेश्चन में आपको टेबल आएगी, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये आपको करना है और टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें भी दो टॉपिक होंगे, एक तो आप अर्थमेटिक होगा, दो पोर्शन होंगे, एक एडवांस होगा। अर्थमेटिक और एडवांस, अगर हम बात करें यहां पर अर्थमेटिक और एडवांस की, अब यहां पे मैंने बड़े बड़े वर्ड में लिखा है कि टॉपिक सीक्वेंस से पढ़ने हैं। 90% बच्चे टॉपिक सीक्वेंस से नहीं पढ़ते और उनके आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मजाकिया तौर पे मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मान लो आपको ये नहीं पता आपकी माताश्री कौन है, मान लो ये नहीं पता आपकी माताश्री कौन है, आप कहीं खो गए हो, नहीं पता, नहीं जानते माताश्री कौन है, तो फिर पिताजी का कैसे बता सकते हो? पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से यहां पर अगर हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो इस अर्थमेटिक के दो टॉपिक जान होते हैं, दो टॉपिक। पूरा का पूरा अर्थमेटिक जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, इन दो की हेल्प से सोल्व करेगा, एक रेशो यानी कि अनुपात और दूसरा परसेंटेज। तो अर्थमेटिक जब भी पढ़ो आप पहले रेशो पढ़ो और फिर परसेंटेज पढ़ो, या पहले परसेंटेज पढ़ लो फिर रेशो पढ़ लो। ये दो टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करने पड़ेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं आपको, बताओ कि आप बताओ, जब मान लो सीआई या एसआई हम पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो यहां पे परसेंटेज का भी यूज होगा और रेशियो का भी यूज होगा। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करना चाहते हो आसान तरीके से, चाहते हो कि टीचर आपको अच्छे से सारी चीजें समझा पाए, तो भाई परसेंटेज और रेशियो दोनों आने चाहिए। आप टाइम एंड वर्क पढ़ना चाहते हो, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना चाहते हो, तो आपको रेशियो आना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ में आपको एवरेज आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चाहो, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मानो, पहले आप रेशियो पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो और उसके बाद में एवरेज पढ़ लो, ठीक है? फिर आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, या फिर आप ऐसा कर लो कि पहले परसेंटेज वाले क्वेश्चन चैप्टर कर लो, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआईएसआई, उसके बाद एवरेज करके तब आप जाना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज आता है। डन है बातें। अब एडवांस में क्या करना है? एडवांस में आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम करना है, नंबर सिस्टम करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक इंटरेस्ट दे रहा होगा, आप चीजें सीख रहे होंगे। इसके बाद में आपको अलजेब्रा करना होता है। अब सोचो, क्या पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे, और अलजेब्रा अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो कहीं अलजेब्रा का फॉर्मूले से रिलेटेड या अलजेब्रा की कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, तो आप कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री? नहीं कर पाओगे। तो अलजेब्रा पहले पढ़ना चाहिए। पूरी की पूरी मेंसुरेशन अगर हम पढ़ना चाहते हैं, इजी तरीके से मेंसुरेशन को करना चाहते हैं, तो हमें पहले ज्योमेट्री आनी चाहिए, ज्योमेट्री आनी चाहिए, सिमिलरिटी आनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल आना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल आना चाहिए, तभी तो जाके हम मेंसुरेशन कर पाएंगे। तो हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, और उस कनेक्शन को अगर आप तोड़ते हो तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे इस चीज में, और कभी भी आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग सबसे आसान टॉपिक होता है, सबसे इजी होता है कि इसमें आप पूरा स्कोर कर पाओ। रीजनिंग का कोई भी टीचर आपको मैक्सिमम 70 से 80 घंटे में इजीली कोर्स कवर करा देगा। अब आपको ये कोर्स कवर करने के बाद में आपका ही मेहनत है, आपकी मेहनत काम आएगी, और वो मेहनत कैसे काम आएगी? आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है, ताकि आप देखो, रीजनिंग तो आप कर लोगे। अगर मैं आपको रीजनिंग के अभी भी 25 क्वेश्चन दूं जो एसएससी एग्जाम में आते हैं, और आपको समय दूं 1 घंटा, तो आप शायद 25 के 25 कर लोगे। लेकिन उन 25 क्वेश्चन को 12 या 15 मिनट में करना है, तो भाई आपको स्पीड आनी चाहिए, स्पीड से क्वेश्चन करने चाहिए। और वो कैसे आएगा? वो आपको यहां पर मैक्सिमम प्रैक्टिस करने से आएगा। आपकी स्पीड बूस्ट होगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जो नए तरह के कोई क्वेश्चन बन रहे होंगे वो क्वेश्चन भी आप करना सीख जाओगे। डन है बातें? नेक्स्ट देखो,
अब हम बात करते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की। अच्छा, इंग्लिश में भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है टीचर वाला, तो मैंने आपको मैथमेटिक्स में बता ही दिया पूरा का पूरा कैसे चूज करना है। एक पार्ट होता है आपका ग्रामर वाला, और दूसरा पार्ट होता है आपका वोकेबलरी वाला। यानी कि दो पार्ट आपके पूछे जाते हैं, लगभग दोनों के बराबर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम ग्रामर को कंप्लीट करेंगे फिर वोकेबलरी करेंगे, नहीं, दोनों को एक साथ करेंगे, दोनों को एक साथ। ग्रामर में जो रूल बेस्ड होते हैं, यानी कि ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, है ना, टेंस या आर्टिकल, इनसे रिलेटेड सारी की सारी जो चीजें होती है, उसमें क्या क्या आता है। अब तो एक तो आता है एरर डिटेक्शन, आता है फिल इन द ब्लैंक्स, आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आता है आपका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्लोज टेस्ट। तो ग्रामर के रूल्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ के साथ में वोकेबलरी करनी है और उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर आपको देखो वोकेबलरी में क्या आता है, आपको एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, आइडम्स फ्रेजेज आती है, होमोनोमियस आते हैं और स्पेलिंग एरर आते हैं। मतलब ऐसा होता है कि आपको चूज करना होता है कौन सी स्पेलिंग सही है या चूज करना होता है कौन सी स्पेलिंग गलत है। अब मैं यहां पर आपसे बोलना चाहता हूं कि 5 एंटोनिम्स 5 सिनोनिम्स, तो 10 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए 10। अगर आप डेली याद करो 5 एंटोनिम्स 5 सिनोनिम्स, 5 वन वर्ड करो, 5 आइडम फ्रेज करो, 5 होमोफोन्स करो और 5 स्पेलिंग वाले करो, तो टोटल 30 हो जाएंगे। 30 डेली 30 करोगे, और मान लो आप मेंस दे रहे हो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो मैं तो बोलता हूं मान लो 7 महीने बाद, तो 7 महीने में डेली 30 अगर आपके याद हो रहे होंगे तो 6000, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपकी वोकेबलरी में। आप फटाक से क्वेश्चन को कर दोगे। और फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, प्रैक्टिस दे रहे होंगे, बार बार ये चीजें रिवीजन हो रही होगी। ऐसा मत सोचना है कि ये जो 30 है पहले दिन में ही याद होंगे, पहले दिन में 30 पढ़े याद हो गए, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, तभी याद होंगे, तभी इनको भूल नहीं पाओगे। अब हम बात करते हैं लास्ट और हार्डेस्ट पार्ट, ये है आपका जीएस और जीके। यहां पे अभी तक एसएससी सीजीएल में किसी भी बच्चे ने पूरा स्कोर नहीं किया, और ना ही मुझे लगता आगे फ्यूचर में कोई कर पाएगा, संभव नहीं है। इसमें तो जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े फेमस टीचर, बहुत नॉलेज रखने वाले टीचर भी बोलते हैं कि शायद हम भी इस जीएस में पूरा स्कोर ना कर पाए। तो जीएस में भी दो पार्ट में आती है, एक तो आपकी बेसिक जीएस आती है और एक आती है स्टैटिक जीके प्लस करंट, प्लस करंट। अब मैं बोलूं यहां से टोटल अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 13 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट, 13 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट इस स्टैटिक जीके और करंट से आते हैं। आप पहले फोकस इस पे करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बन जा रहे होंगे। अब इस स्टैटिक जीके में और करंट में, पहले तो करंट की बात कर लूं मैं, आपको करंट की वीडियो डेली नहीं देखनी। कभी भी आपको करंट की वीडियो डेली नहीं देखनी। आपको क्या करना है, या तो आप कोई एक ऐसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जैसे हमारा ही कोई चैनल है या कोई भी जीके वाला चैनल है, जिसपे डेली आपकी करंट आती है और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आती है। तो खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, उनको पढ़ लो। फिर जैसे ही मंथ एंड हो, मंथ एंड की कोई एक वीडियो देख लो, नोट्स बना लो, तो करंट से यहां से समाप्त हो जाएगी आपकी। और आप लास्ट 1 ईयर की करंट कंप्लीट कर लेना, 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी लास्ट 1 ईयर की करंट। अब इसमें आप देखोगे क्या पढ़ना है आपको। स्टैटिक्स में भारतीय नृत्य और संस्कृति के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी आप देखोगे नदियां, पर्वत, पहाड़, झीलें और पार्क, ये सारी चीजें आएगी। स्पोर्ट्स में भी आएगा, है ना, भारत से संबंधित जानकारी, राष्ट्रीय प्रतीक आएंगे, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम महिला, महत्वपूर्ण स्मारक, ये सारी की सारी चीजें कहाँ आती हैं, ये आती है आपकी स्टैटिक जीके में। अब दूसरा पार्ट क्या है, यहाँ पे आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है। ज्योग्राफी है, इंडिया की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है। अब मैं यहां से क्या कहना चाहता हूं, ये बात निश्चित है कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्यों कह रहा हूं मैं क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मान लो ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, इसमें पूछ लिया नदियों में, पर्वत में, झीलों में, लेकिन पॉलिटी वाला क्वेश्चन कहां से पूछेगा, तो आप पहले पॉलिटी को कवर करो। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इकोनॉमिक्स को कवर करो, ठीक है। पहले आप इन दो सब्जेक्ट को कवर करो, उसके बाद में, अच्छा इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी बायो को कंप्लीट करो। बायो में भी आपकी बीमारियां, विटामिन, ये सारी की सारी चीजें आप बायो में कंप्लीट करो। और उसके बाद में आप हिस्ट्री,
ज्योग्राफी या आपका क्या कहते हैं साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री को कवर करा। क्योंकि ये जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना बहुत लेंदी है, इतने में पॉलिटी आपकी 4 बार हो जाएगी और पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे हिस्ट्री के मुकाबले। तो ये आपका जीएस का रहा। अब आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे पॉसिबल लगेगा कि उसके ऊपर वीडियो बना दी जाए तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं सबकी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में। आपको एक काम जरूर करना है, एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।